बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 11 और चैप्टर 11 का नाम है जी डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन का मैंने बताया था कि हमारे पास जो डाइजेशन है इसके लिए बच्चे हमारे पास क्या मौजूद है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। ठीक है, और ये हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका क्या काम है, इसका काम है जी फूड जो है ना, ठीक है, उसको क्या करना, खाना। ठीक है, फूड को खाने को हम क्या कहते हैं, इंजेस्ट करना। ठीक है, और उस फूड को खाने के बाद उसको छोटे हिस्सों में तोड़ना, उसे हमने क्या कहा था, डाइजेशन। ठीक है, और जब फूड छोटे हिस्सों में टूट गई ना, डाइजेशन, फिर उसको क्या करना जी, उसको अब्जॉर्ब करना। ठीक है, उसको हमने कहा था अब्जॉर्प्शन। और वहाँ से जो फूड अब्जॉर्ब हो गई है ना, वो फिर किस में चली जाएगी, खून में। और खून में जाके वो जो फूड अब्जॉर्ब हो गई है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, असिमिलेट करेंगे उसे, सिमिलेशन। और सिमिलेट में हम अपने जो डिफरेंट बॉडी के जो फंक्शन है ना वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं जी, ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शंस होने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो फिर जो एनर्जी है, हमने जो फूड अब्ज़ॉर्ब की है उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा कहता है जो फूड हम अब्ज़ॉर्ब करते हैं ना, वो एनर्जी के अलावा हमारे अंदर जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बिल्ड करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके जो बाल हैं, ठीक है, आपके जो नेल्स हैं, नाखन हैं, ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं। बच्चा छोटी उम्र का है तो उसका कद बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, ये सारा हमारा फूड से, खाने से ही होता है। अगर आप खाएंगे नहीं तो आप मर जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली बस आपने ये बताना है कि जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसके फिर कंपोनेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस तरह डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी में पहला जो क्या है, ओरल कैविटी में टंग है, ओरल कैविटी में हमारे टूथ दांत हैं, ओरल कैविटी में हमारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि हमारे पास ये जो ओरल कैविटी है ना, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जो हमारे पास ओरल कैविटी है इसका आपने पहले क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, और फिर आपने बात करनी है इसके फंक्शन की। ठीक है, तो जब हम ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगी, आप कहेंगी कि सर ओरल कैविटी जो है ना, इसके अंदर सबसे पहले तो ना टंग की बात करते हैं। ठीक है, अब जो टंग, ये हमारी जो ज़ुबान है, इसके ऊपर स्पेशल हमारे पास क्या होते थे, पेपलिया होते थे। ठीक है, तो जितना रिपीट करेंगे ना, जितनी बात आप गौर से सुनेंगे उतना आपको जल्दी याद होगा, और 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा। तो पेपलिया की डेफिनेशन क्या करनी है, रफ प्रोजेक्शंस ऑन द टंग, उन्हें क्या कहते हैं, पेपलिया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पेपलिया जो है ना, इनमें टेस्ट बर्ड, ज़ुबान के अंदर टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, खट्टी है चीज़, मिठी है, तो वह आपकी जो टंग है ना ये बताएगी। ठीक है, तो उसके अलावा कहता है जी ये जो हमारे पास है ना टंग, उसके बाद है हमारे टीथ। टीथ मैंने कल बताया था और दोबारा बता देता हूँ कि जो टीथ है ना हमारे, वो कितनी तरह के हैं जी, 4 तरह के हैं। ठीक है, एक इंसीजर आई से, ठीक है, फिर उसके बाद जी केनाइन सी से, और मोलर जो आपकी दाढ़ें हैं एम से, और मोलर से पहले जो हैं वो क्या हैं, प्री मोलर्स। तो ये हमारे पास चारों जो टीथ है ना, ये भी क्या करेंगे, आपकी फूड जो है उसको काटेंगे। आप लुकमे को काटना है आपने, तो उसके लिए आप केनाइन यूज़ करोगे, और चबाने के लिए आप मोलर यूज़ करोगे। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद कहता है जो हमारे पास है ना ग्लैंड्स, जिसको हमने क्या कहा है, ये स्लेवरी ग्लैंड्स हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या पैदा करेंगे, सलाइवा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं जो पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कि जो सलाइवा है ना ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कहता है जो सलाइवा हमारे पास है इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं। ठीक है, सलाइवा के अंदर कहता है कि सलाइवा जब फूड के साथ मिलेगा ना, जो लुकमा आपने खाया ना उसे कहते हैं बाइट। ठीक है, तो सलाइवा क्या करेगा, केमिकल डाइजेशन करेगा। ठीक है, और सलाइवा जो है इसके अंदर एक एंजाइम होगा जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है, स्लाइवरी अमाइलेज।
और जो मिठी चीज़ होगी ना, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज वहीं पे क्या करेगा, डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। इसलिए MCQs आता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। बच्चों के जहन में होता है कि डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होती है, हालांकि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ओरल कैविटी से ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि हमारे पास जो भी हम खाते हैं, जो बड़े मालिक्यूल हैं, जिस तरह आपका कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इनको हम सिंपल करने के लिए इनको तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स टूटेगा किस में, ग्लूकोज में, जो कि इसका यूनिट है, जो मोनोसेकेराइड है। ठीक है। उसके अलावा जो आपकी प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन एक बड़ा मालिक्यूल है, प्रोटीन किस में टूटता है, अमाइनो एसिड में टूटता है। ठीक है। और उसके अलावा जी हमारे पास जो लिपिड आप खाएंगे वो किस में टूटेगा, फैटी एसिड में टूटेगा। तो ये बड़े कंपोनेंट को छोटों में टूटना क्या है जी, ये डाइजेशन है। ठीक है। लेकिन ओरल कैविटी में ना तो प्रोटीन की डाइजेशन होगी, ना ही लिपिड्स की, बल्कि किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट जो है ना उनकी डाइजेशन होती है। ये भी MCQs आ जाता है कि ओरल कैविटी में किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, प्रोटीन या लिपिड की स्टार्ट नहीं होती। ये भी MCQs आपने अपने ज़हन में बैठा लेना है। ठीक है। उसके अलावा कहता है जी, और ओरल कैविटी का जो फंक्शन पूछ ले तो आपने क्या कहना है, नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ फूड। सिलेक्शन ऑफ फूड में हम फूड देखते हैं कि फूड जो है उसका टेस्ट कैसा है, फूड के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया तो हम उसे निकाल देंगे। जब हमने फूड सेलेक्ट कर ली है फिर उसकी क्या की जाएगी, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल क्या होता है, हाँ भी मैकेनिकल होता है जिसमें आप किसी चीज़ पे काम करते हैं। ठीक है। मैकेनिकल में जब दांत जो है ना वो जब हमारी दाढ़ें चबाएंगी तो फूड जो है ना, जो बाइट लुकमा आपने लिया है, ठीक है, वो छोटे छोटे पीस में इकट्ठे टूटना शुरू हो जाता है। तो जब डाइजेशन का मतलब ही बड़ी चीज़ का छोटी चीज़ में टूटना है, तो मैकेनिकल डाइजेशन में जो फोर्स है ना आपकी दांत की, उसकी वजह से उसको पीसना, उसी का कह रहा है मैकेनिकल डाइजेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो जो फूड आपने खाई ना उसको च्यू करना, और फिर जो हमारे पास च्यू करने से ना वो चीज़ टूटती है, जिससे उसका जो है ना एरिया जो होता है ना बच्चे हमारे पास वो बढ़ जाता है। अब जो उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना एंजाइम वहाँ पे खुशी से काम करेगा। ठीक है। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है। और केमिकल डाइजेशन में आपने, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपने सलाइवरी ग्लैंड का काम करना है, क्या की बात करनी है कि केमिकल डाइजेशन में सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो सलाइवा खारिज करेंगे, और सलाइवा के अंदर हमारे पास सलाइवा की जो pH है ना वो 7 होती है, मतलब ये न्यूट्रल है एक हिसाब का ना, 6 से 7 होती है। ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास सलाइवा है ये हमारी फूड को मॉइस्चर करेगा और उसको गीला कर देगा। ठीक है। और फूड की वहाँ केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपने बाइट लिया था जब उसमें सलाइवा मिल गया उसको मिक्स किया तो क्या बन गया था, वो बोलस बन गया था। क्या बन गया था, बोलस। तो बोलस हमारे पास क्या करेगा, ओरल कैविटी से आगे आ जाएगा फेरेंक्स में। किस में आ जाएगा, फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है जी, इट इज़ कॉमन वे फॉर फूड एंड एयर। शाबाश, इट इज़ कॉमन वे फॉर फूड एंड एयर। ठीक है। तो ये आपने बताना है कि वहाँ से फिर जो है फेरेंक्स से अब क्या कहता है कि वो जो बाइट है ना वो आगे किस में जाएगा, खुराक की नाली में। खुराक की नाली का नाम क्या है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के ऊपर जो सुराख होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लाटस, और ग्लाटस के ऊपर जो पर्दा होता है उसे हम कहते हैं एपीग्लाटस। ठीक है। तो अब कहता है कि हमारे पास खुराक इसमें आ गई, ओइसोफेगस में आ गई। ओइसोफेगस की दीवार के अंदर होंगे मसल। मसल क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, जिससे एक वेव पैदा होगी। इस वेव को कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं, जब पेरिस्टालसिस होगी तो बोलस उससे मूव करेगा, और मूव करता हुआ किस में आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। ठीक है। और कहता है जी हमारे पास ये जो फेरेंक्स में जब खुराक आई थी ना हमारे पास, तो फेरेंक्स से जब खुराक एंटर हुई ना ओइसोफेगस में, तो दरमियान में किसका वर्क आपने बताना है, ग्लाटस का, कि ग्लाटस से वो बोलस कैसे गुजरता है। तो बोलस गुजरने के लिए बच्चे यहाँ पे अगर खुराक की नाली है ना, तो खुराक की नाली के सामने हवा की नाली होती है। हवा की नाली को आप क्या कहते हैं, ट्रैकिया। क्या कहते हैं, कहीं वो बोलस ट्रैकिया में ना चला जाए तो जो हमारा एपीग्लाटस है वो मूव करके पार्शली क्लोज कर देता है किसको, हवा की नाली ट्रैकिया को। ठीक है। ताकि बच्चे खुराक इसमें आए, आपकी खुराक की नाली में आए,
खुराक सांस की नाली में ना जाए। अगर थोड़ी सी भी चली जाए तो आपको पता है जी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आप इस तरह ज़ोर से खांसेंगे। जो लोग खाना खाते हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं या हंस रहे होते हैं बिला वजह, तो उनका चांस होता है कि उनकी जो सांस की नाली है ना, ट्रैकिया, उसमें कहीं क्या न चला जाए। जब पानी पिएंगे पानी का ज़रा जा सकता है, फूड का ज़रा जा सकता है, जिससे हालत आपकी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर आपने डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो खुराक जब एक फेयर अंग से किस में चली जाए, फेयर अंग से जब इसोफिगस में चली जाए ग्लाटस से होते हुए, उस अमल को कहते हैं स्वालो। आपने कर लिया, निगल कर लिया है, तो उसे क्या कहेंगे, स्वालोइंग हो गई है। ठीक है, स्वालो आपने कर लिया, निगल लिया है। ठीक है। उसके बाद फिर पेरिस्टालसिस का आपने बता दिया। और फिर आप बात करेंगे कि हमारे पास जो इसोफेगस है ना, ये वाली, इसकी लंबाई कितनी है जी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपने क्या कहना है कि जो इसोफेगस है ये बच्चे फेयर एंग से लेकर स्टमक तक फैली होती है। इसोफेगस का क्या काम है, ये बस बोलस को ट्रांसफ़र कर देती है फेयर एंग से स्टमक के अंदर। ठीक हो गया। फिर आपने बात करनी है जी, स्टमक की बात करनी है। जो हमारा स्टमक है ना, ये जी बड़ा ही खूबसूरत आर्गन है। और जो स्टमक है हमें कैसे नज़र आता है, जे शेप नज़र आता है। कैसे नज़र आता है, जे शेप। ठीक है। और उसके अलावा आपने बताना है कि जो हमारे पास स्टमक है ये कहाँ पे होता है जी, डायाफ्राम के नीचे होता है। और कहाँ पे होता है जी, एब्डोमेन में। एब्डोमेन किसे कहते हैं, शाबाश, पेट में होता है और डायाफ्राम के नीचे होता है। ठीक है। फिर आपने कहना जी हमारे पास स्टमक की जो ओपनिंग है ना, जो यहाँ पे जहाँ से फूड एंटर हो रही है, इसको हमने क्या कहा था जी, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। तो ये ऐसा रिंग होता है बच्चे कि हमारे पास एक मरतबा खुराक स्टमक में आ गई तो वो बैक नहीं जा सकती। ठीक है। फिर स्टमक जहाँ पे नीचे से ओपन हो रहा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं हमारे पास स्टमक की। एक बच्चे है कार्डियक स्फिंक्टर, एक है पायलोरिक। कार्डियक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिल के पास होती है। ठीक है। पायलोरिक जो है वो इधर होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने बता देना है कि ये जो बाकी रहेगी ये है स्टमक की बॉडी। ये क्या है, स्टमक की बॉडी है। ठीक है। अब बात आपने कर लेनी है कि हमारे पास जो स्टमक की दीवार है ना, इसकी जब बात करनी है ना आपने, तो आपने बताना है कि हमारे पास इसकी डिफरेंट जो है आगे लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो ये आपके पास स्टमक नज़र आ रहा है। ठीक है। तो स्टमक की ये आपकी बॉडी हो गई है। और फिर स्टमक की लेयर्स हैं। आउटर लेयर कौन सी है, सिरोज़ा। ठीक है। उसके नीचे हमारे पास जो है वो कौन सी है जी, मस्कुलरियस, ये वाली। उसके नीचे कौन सी है, सब म्यूकोज़ा। फिर कौन सी है जी, हाँ, म्यूकोज़ा। ठीक है। ये तो चार इसकी जो है वो लेयर्स होती हैं। ठीक है। फिर आपने बताना है जो हमारे पास मस्कुलरियस है ना, उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल होते हैं और ओब्लीक मसल्स होते हैं। ठीक हो गया, ये बात करनी है। उसके बाद कहता है कि जब हम फर्दर बात करते हैं ना, तो ये जो बच्चे हमारे पास इसको काट के देखा जाए फर्दर, तो आपको ये डायग्राम नज़र आती है। ठीक है। क्या कहता है कि जो स्टमक की दीवार है ना, उसको अगर काट लेना तो ये हमें ऐसी नज़र आएंगी, जो आपको ये शक्ल में डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है। तो इसमें बच्चे आपने क्या कहना है कि जो स्टमक की वाल है ना, उसमें ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक पिट। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट। ठीक है। और जो गैस्ट्रिक पिट है ना, ये असल में क्या है, कहते हैं ओपनिंग्स हैं किसकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। किसकी ओपनिंग है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो ओपनिंग है वो क्या है, गैस्ट्रिक पिट है। ठीक है। फिर कहता है जी हमारे पास जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं ना हमारे पास स्टमक के, ठीक है, वो कितने तरह के हैं, 4 तरह के हैं। वो कितने तरह के हैं जी, 4 तरह के हैं हमारे पास एपिथेलियल सेल किसके, आपके स्टमक के। एक जिसमें फ़र्ज़ करो कि एक हमारे पास है जी पैरिटल सेल है। कौन से हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, पैरिटल सेल्स हैं। ठीक है। और पैरिटल सेल को हम जो हैं वो एक्जिंटिक सेल भी कहते हैं। कि जो पैरिटल सेल है ना, ये क्या पैदा करते हैं जी, HCl पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, HCl पैदा करते हैं। और कल आपने देखा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर भी पैदा करते हैं। अब आप कहेंगे सर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर स्पेशल किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन है जी,
जो बच्चे हमारे पास क्या करती हैं, बी विटामिन के 12 के साथ जुड़ के इसको क्या करवाएंगी, अब्जॉर्ब करवाएंगी किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। फिर कहता है कि दूसरी तरह के जो सेल्स होती हैं जी, वो होती हैं चीफ सेल। ठीक है। जो चीफ सेल्स हैं ना, उनको हम जाइगोमेटिक सेल्स भी कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले ये आपके हैं जी चीफ सेल्स। ठीक है। ये क्या है, चीफ सेल हैं। और चीफ सेल क्या करेंगे जी, ये हमारे पास एक एंजाइम खारिज करते हैं, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजिन। ठीक है। और जो पेप्सिनोजिन है ना, ये हमेशा किस शक्ल में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस शक्ल में होता है जी, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसको एक्टिव भी करेंगे। ठीक है। फिर उसके अलावा कहता है कि हमारे पास तीसरी किस्म की जो सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है एंडोक्राइन सेल। वो कौन से हैं, एंडोक्राइन सेल। और जो एंडोक्राइन सेल है ना, ये एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसका नाम क्या है जी, गैस्ट्रन। क्या नाम है, गैस्ट्रन। और हमेशा जो हार्मोन है वो बच्चे किस में चला जाएगा, फिर ब्लड में चला जाएगा, और वहाँ से फिर बच्चे या अपने टारगेट सेल जो है उसके पास चला जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब 3 सेल है ना, पूछ लेता है पेपर में, पेरिटल सेल है या चीफ सेल है या एंडोक्राइन सेल है, इन तीनों का क्या काम है। ठीक है। ख़ास तौर पे जो पेरिटल और चीफ सेल है ना, इनका तो बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत मरतबा आता है। ठीक है। तो यहाँ तक ना बच्चे, पहले भी मैं बात करता हूँ कि बायो के अंदर ना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है जी स्ट्रक्चर, और दूसरा बच्चे हमारे पास है फंक्शन। ठीक है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है। बात कर रहे थे स्टमक की। जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो फिर आपने बताना है जी फंक्शन क्या है स्टमक के। ठीक है। जिस तरह ओरल कैविटी का आपने देखा था कि ओरल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल भी। तो पहला जो फंक्शन है ना हमारे पास स्टमक का, वो आपने कहना है सर वो है जी, हमारा पहला फंक्शन क्या है, वो है मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सी डाइजेशन, मैकेनिकल। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मैकेनिकल का मतलब यहाँ पे ना कोई काम होगा और उस काम के लिए हमें क्या चाहिए, कोई फोर्स चाहिए मैकेनिकल डाइजेशन के लिए, और वो फोर्स बच्चे पैदा करेगा आपका स्टमक। ठीक है। जिस तरह अब ये जो था आपका स्टमक है। ठीक है। और इस स्टमक की ये जो 2 ओपनिंग है, ये कार्डिक और ये पाइलोरिक। तो मसल की जो मैंने कहा पहली में लेयर कौन सी है, सिरोजा। फिर अंदर क्या थी, मस्कुलेरियस। मस्कुलेरियस में जो ये टिश्यू है, ये है ना आपके मसल। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये आपके सर्कुलर मसल, ओब्लीक मसल, ये कंट्रैक्ट करेंगे। जब कंट्रैक्ट करेंगे ना, जो बोलस यहाँ पे आ गया था, ठीक है, उसको मज़ीद ये पीसेंगे। कैसे पीसेंगे, जब साथ बच्चे ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या खारिज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस खारिज करेंगे। ठीक है। तो ये आपने कहना है कि हमारे पास जो स्मूथ मसल हैं इसके स्टमक के, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बच्चे मिक्स करते हैं, तो इससे इस अमल को, इससे एक वेव जो पैदा होती है उसे मिक्सिंग वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सिंग वेव। ठीक है। जिससे बच्चे हमारे पास क्या कहते हैं, जब गैस्ट्रिक जूस और जो बोलस है फूड की शक्ल में है, बोलस की शक्ल में, बेशक ज़ाहिर बात है आपने अगर ज़्यादा बाइट लिए हैं तो फिर वो बोलस क्या बन जाएंगे, बोलसीज। जो वो बोलसीज ऑफ फूड है ना, जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे काइम। क्या बन जाएगा, CHYME, काइम। तो काइम और बोलस में क्या फ़र्क है, ये भी MC शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs है। तो जब गैस्ट्रिक जूस बच्चे बोलस के साथ मिक्स हो गया तो क्या बन गया, काइम। और काइम कहाँ पे बनता है जी, स्टमक में बनता है। और जो बोलस है वो क्या था, बोलस बच्चे आपकी ओरल कैविटी में बना था। बोलस कहाँ पे बना था, ओरल कैविटी में बना था। जब बच्चे आपकी जो बाइट आपने लिया था उसके अंदर स्लाइवा मिक्स हो गया था। ठीक है। और उसको हमने गोल कर दिया था ज़ुबान की मदद से। ठीक है। फिर आपने कहना है जो पहला फंक्शन हमने डिस्कस किया स्टमक का, वो मैकेनिकल डाइजेशन है। दूसरा जो फंक्शन है बच्चे वो हमारे पास क्या है, शाबाश, वो है जी केमिकल डाइजेशन। ठीक है। और जो केमिकल डाइजेशन है इसमें बच्चे आपने कहना है कि हमारे पास ये जो आपका पेरिटल सेल है, इन्होंने खारिज किया था HCl। क्या खारिज किया था, HCl। और जो गैस्ट्रन है वो एंडोक्राइन सेल से निकला था। ठीक है। क्या निकला था, गैस्ट्रन। ठीक है। बार बार रिपीट करेंगे, सुनेंगे तो ज़्यादा याद होगा। ठीक है। उसके अलावा कहता है हमारे पास ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजिन किसने खारिज किए थे, चीफ सेल ने। किसने खारिज किए थे, चीफ सेल। ये सारे केमिकल हैं। ठीक है।
उसके अलावा कहते हैं म्यूकस सेल भी होते हैं यहाँ पे। कौन से सेल होते हैं? म्यूकस। वो क्या करती हैं, स्टमक की जो दीवार है ना उसके अंदर क्या करती हैं, एक म्यूकस सक्रिएट करने वाले जो सेल्स हैं ना वो अंदर यहाँ पे म्यूकस खारिज करेंगे। ठीक है, उस म्यूकस से क्या होगा जी, ये हमारे पास म्यूकस सेल जो है ना वो एक विस्कस मटेरियल खारिज करेंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा, माहौल अंदर का वो अल्कलाइन, मतलब कहते हो कि ये म्यूकस जो होती है ना ये मसल की जो दीवार आपके स्टमक की जो दीवार है ना इसको प्रोटेक्ट करती है। इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक हो गया। अब कहता है कि हमारे पास है जो म्यूकस है ना, कहता है प्रोटेक्ट करेगी किसको? स्टमक की दीवार को। और स्टमक की दीवार को क्या रखेगी? लुब्रिकेट रखेगी। क्या रखेगी? लुब्रिकेट। ठीक है, इस तरह कहता है जो हमारे पास ये सारे केमिकल जो आपकी मिल गए हैं ना, गैस्ट्रन भी, उसके बाद HCl, उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सारे मिलके भी क्या करेंगे बच्चे, ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कहते हैं HCl क्या करता है, ये जो HCl खारिज हुआ है ये क्या करेगा? कहता है जो HCl है ना ये लो कर देगा स्टमक की pH। जब स्टमक की pH लो होगी ना, ठीक है, तो वहाँ पे जो एंजाइम है ना वो खुशी से काम करेंगे। कितनी pH कर देता है जी HCl? इसकी pH तकरीबन कह लो कि तकरीबन जो है वो 1 से 3 जो pH है ना, तो क्लोज टू 2, मतलब pH कितनी होगी? 2 होगी, जो कि हाईली एसिडिक होती है। इस एसिडिक माहौल में ना जो आपका जो एंजाइम है ना, ठीक है, ख़ास तौर पे जो आपका पेप्सिनोजिन है, जो किसने खारिज किया था? चीफ सेल ने। चीफ सेल ने जो पेप्सिनोजिन खारिज किया था ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। जब आपके स्टमक का माहौल कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। और ये पेप्सिन क्या करेगा? जो प्रोटीन है उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने अंडा खाया है, दूध पिया है, तो उसमें प्रोटीन है, उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन आएगा? पेप्सिन आएगा। ठीक हो गया। और उसके अलावा कहता है पेप्सिन जो है वो किस शक्ल में होता है? इनएक्टिव फॉर्म जो पेप्सिन की है ना वो क्या है? पेप्सिनोजिन है। वो क्या है? पेप्सिनोजिन है। कहता है इसको इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए रखा जाता है कि जो स्टमक की दीवार है उसमें भी तो प्रोटीन है ना, अगर इसको इनएक्टिव ना किया गया, ऐसा ना हो कि स्टमक की जो दीवार है उसको ना ये क्या कर दे? ब्रेक कर दे। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने बताना है। और उसके अलावा कहता है कि जो हमारे पास एंडोक्राइन सेल है ना, ये जो आपके इन्होंने क्या खारिज किया था? एक हार्मोन खारिज किया था जिसका नाम क्या था? गैस्ट्रन। ठीक है, ये जो गैस्ट्रन हार्मोन है ना ये जाके क्या करवाता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन करवाता है। जो स्टमक के ग्लैंड्स हैं, कौन से? गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें से एक जूस निकलता है, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। कहते हैं डेली बेस पे 2 से 3 लीटर जो है ना गैस्ट्रिक जूस निकलता है हर बंदे के अंदर। ठीक है, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, इसके अंदर जो है डिफरेंट, आगे फर्दर कहता है कि बहुत नर्वस एंड हार्मोनल जो सिस्टम है ना वो गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन है ना उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो हार्मोन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है उसका नाम मैंने बताया, क्या नाम है उसका? गैस्ट्रीन। इसका नाम भी किससे पड़ा? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन करने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? गैस्ट्रीन। कहता है गैस्ट्रीन के अलावा एक और हार्मोन है सेक्राटिन, ये भी बच्चे इन्वॉल्व होता है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करवाने में। ठीक है, और साथ कहता है फिर जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हो जाता है ना फिर इसकी इनहिबिशन करवाने के लिए गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं और कोलसाइटोकाइनिन भी होते हैं। ठीक है, ये आपने बता देना है। और उसके अलावा कहता है कि ये तो हो गया हार्मोन, कि हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं इसको। कहता है जो नर्वस सिस्टम है ना वो भी बच्चे क्या कर रहा होता है जी? वो डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। आपने देखा होगा जो स्ट्रेस के मरीज़ होते हैं ना, ठीक है, उनको ना स्टमक के इशू भी होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा ब्रेन है ना उससे एक डायरेक्ट नर्व आती है, वैगस नर्व। ठीक है, तो वैगस नर्व भी क्या करती है जी? डाइजेशन को कंट्रोल करती है। इसलिए जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो उनका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी डाइजेशन भी क्या हो जाती है? अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बताना है जी स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका बताना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना ये स्मॉल नहीं है, ठीक है, इंटेस्टाइन असल में है तो ये लार्ज। किस में लार्ज है? लेंथ में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का वो शॉर्ट है, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना
वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 6 मीटर ये लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके फिर आगे 3 पार्ट हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं जी स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब कहता है कि जहाँ पे बच्चे की आपका स्टमक एंड हो रहा होता है ना, ठीक है, वहाँ पे कौन स्टार्ट हो रही होती है बच्चे, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ी एलेबोरेट कर देता हूँ। कहता है कि जिस तरह हमारे पास अच्छा ये देखिए स्टमक नज़र आ रहा है ना आपको, तो ये स्टमक जहाँ पे एंड हो रहा है ना, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो कौन है, ड्यूडिनम। पहला पार्ट कौन है, ड्यूडिनम। दूसरा पार्ट है जूजिनम। ठीक है, तीसरा पार्ट है ईरम। ठीक है, अब कहता है जो हमारे पास ड्यूडिनम है ना, ड्यूडिनम फर्दर आगे कितनी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और उसके अलावा कहता है जैसे ही फूड स्टमक से ड्यूडिनम में एंटर होती है ना, तो कहता है कि वहाँ पे पेंक्रियाज एक होता है यहाँ पे करीब ही। ठीक है, तो पेंक्रियाज बच्चे आपको पता है कि ये पत्ते की तरह ना नज़र आने वाला एक बहुत खूबसूरत ग्लैंड है। ठीक है, इसके अंदर अल्फ़ा सेल भी होते हैं, बीटा सेल भी। जो आप पढ़ेंगे कि अल्फ़ा सेल जो है वो इंसुलिन खारिज करता है, बीटा सेल ग्लूकागोन, लेकिन वो तो हम इसका केमिकल रोल पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है कि पेंक्रियाटिक जूस ना एक पेंक्रियाज एक जूस बनाता है जिसका नाम क्या है, पेंक्रियाटिक जूस। ये जूस बच्चे किस में गिर रहा होता है, ड्यूडिनम में। किस में गिर रहा होता है, ड्यूडिनम में। और जो ये पेंक्रियाटिक जूस है ना, ठीक है, इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, अल्कलाइन। ठीक है, तो इसकी जो pH है ना वो होगी 8। कितनी होगी, 8। ठीक है, अब कहता है कि हमारे पास इस 8 अल्कलाइन का फ़ायदा क्या होता है। कहता है जब स्टमक से जो कायम है वो यहाँ पे जो स्टमक के अंदर मोल कौन सा था, एसिडिक मोल था। स्टमक के अंदर pH 2 थी। कहता है वो जो एसिडिक वाला कायम जब ड्यूडिनम में आएगा ना, तो अब वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, वो बच्चे यहाँ पे अल्कलाइन हो जाएगा मोल दोबारा। ठीक है, कहता है जो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस है ना, उसके अंदर पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम होता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम होता है, और उसके अलावा क्या होता है जी, कीमोट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, वो बच्चे हमारे पास पॉलीसेकेराइड को तोड़ देगा किसमें, माल्टोज में, और फिर माल्टोज को फर्दर किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये बात आपने बतानी है कि हमारे पास और दूसरे नंबर पे जो एंजाइम है ना, वो हमारे पास है पेंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, जो पेंक्रियाटिक लाइपेज है वो किसको तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा। वो किसको तोड़ेगा, लिपिड्स को तोड़ेगा। मतलब बड़े मालिक्यूल को हमने छोटों में तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कहता है जी एंजाइम प्रिकर्सर जो है ना, वो कहता है जी जो ट्रिप्सिनोजिन है ना, वो भी हमारे पास होता है एक एंजाइम इधर ही ड्यूडिनम में, ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, EN। ठीक है, और उसके अलावा कहते हैं एक एंजाइम और होता है कीमोट्रिप्सिनोजिन। कौन सा होता है, कीमोट्रिप्सिनोजिन। ये भी किस शक्ल में होते हैं, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए कहता है जो हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन है ना, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एंटीरोकाइनेज। क्या होगा, एंटीरोकाइनेज। ठीक है, एंटीरोकाइनेज। ठीक है, और जो बच्चे हमारे पास एक मरतबा ट्रिप्सिनोजिन एक्टिव हो गए ना, तो ये क्या बन जाएंगे, ट्रिप्सन। क्या बन जाएंगे, ट्रिप्सन। और फिर ये जो हमारे पास ट्रिप्सन है ना, कहता है ये फिर बाकी ट्रिप्सिनोजिन को भी एक्टिवेट करेंगे और कीमोट्रिप्सन को भी क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, इतना बस आपने बता देना है। ठीक है, कहता है कि उसके अलावा जी अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और बड़ा खूबसूरत आर्गन है जिसका नाम क्या है, लिवर। क्या नाम है, लिवर। ठीक है, और वो जो लिवर है ना, वो क्या करता है जी, एक बच्चे हमारे पास जूस खारिज करता है। उस जूस को बच्चे हम क्या कहते हैं, हम उस जूस को कहेंगे बाइल। क्या कहेंगे, बाइल। ठीक है, तो बाइल भी बच्चे हमारे पास किस में आएगा, हमारे पास वो बाइल जो है वो लिवर, फर्ज करो ये लिवर है आपका। ठीक है, ट्राइंगुलर फॉर्म में होगा लिवर। ठीक है, इसके नीचे होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है, गॉल ब्लैडर। लिवर बनाएगा क्या, बाइल जूस। ठीक है, और ये बाइल जूस किसको दे देगा, गॉल ब्लैडर को। किसको दे देगा, गॉल ब्लैडर को। और ये जो गॉल ब्लैडर है ना, फिर आगे किस में डाल देगा, ड्यूडिनम में। किस में डाल देगा, ड्यूडिनम में। कहते हैं जो बाइल होता है ना, ये क्या करता है जी,
ये इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है जी? ये वो अमल होता है जिसमें बच्चे जो लिपिड्स हैं ना उनको हम तोड़ते हैं, फैट्स और ऑयल की डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और इससे बच्चे हमारे पास लिपिड्स के ड्रॉप बन जाते हैं, और लिपिड के ड्रॉप बनने का जो अमल है ना उसे कहते हैं इमल्शन। क्या कहते हैं? EMUSLION, इमल्शन, ठीक है। तो ये जो है काम किसका है जी? बाइल का है। तो बस आपने ये याद रखना कि बाइल क्या चीज़ है, बस ये बताना कि ये जूस है, लिवर में मैन्युफैक्चर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर ड्यूडेनम में डाल दिया जाता है। और इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन। और इससे क्या करते हैं? लिपिड जो हैं और जो बड़े बड़े हमारे पास लिपिड के मालिक्यूल हैं उनको तोड़ दिया जाता है, और उनसे जो छोटे मालिक्यूल हैं जिस तरह फैटी एसिड हैं वो बना लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास जो हमारे जूजिनम है और क्या है जी? ईलम है, ठीक है। ये भी बच्चे किसके पार्ट हैं? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, ठीक है। जो हमारे पास है ना जी जूजिनम, इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 मीटर, ठीक है। और जो ईलम है ना ये सबसे बड़ी है। ईलम की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी होती है? 3.5 मीटर। इस तरह कहता है कि 3.5 मीटर होगी आपकी ईलम, 2.5 मीटर आपकी हो गई जूजिनम, और जो हमारे पास 25 सेंटीमीटर की आपकी ड्यूडिनम। इस तरह पूरी जो लंबाई होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कितनी बनती थी? 6 मीटर। कितनी बनती थी? 6 मीटर। कहता है जो हमारे पास है ना जूजिनम, उसके अंदर कहता है कि अब मज़ीद क्या होगी? डाइजेशन होगी, ठीक है। अगर जो माइनो एसिड के इसमें डिफरेंट कहता है कि एंजाइम होंगे जो इसकी कहता है कि फ़र्ज़ करो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर ये खाली जगह होती है ना ये वाली, उसे कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। ये अंदर वाली खाली जगह जो है उसे ल्यूमन कहते हैं। और जो ल्यूमन की लाइनिंग होती है ना यहाँ पे, ठीक है, वो क्या खारिज करती हैं? कहता है कि जो हमारे पास ल्यूमन की लाइनिंग है ना वो फर्दर कुछ एंजाइम खारिज करती है, जिस तरह माइनोपेप्टाइडेज है, रिप्सन है, लैक्टेज है, सक्रेज है, ठीक है, माल्टेज है। जो फर्दर यहाँ पे जो मालिक्यूल रह गए हैं ना उनकी क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। और ये बस ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास डाइजेशन है ना वो कहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हमारी जो डाइजेशन है ना वो एक तो होती थी स्टार्ट ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे डाइजेशन होती है जी स्टमक में, ठीक है। स्टमक में फर्दर डाइजेशन होती है। और फिर बाकी जो है तीसरे नंबर पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वहाँ पे आके डाइजेशन हो जाती है और वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। एमसीक्यूज आ चुका है कि कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है और कहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। कहता है जो हमारे पास है ना ये आपकी ये आखिरी पार्ट जो इलम है जो सबसे बड़ा है उसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? वीलस। क्या कहते हैं? वीलस, ठीक है। और जो हमारे पास है ना वीलस, ये अगर बहुत ज़्यादा हो ना उन्हें कहेंगे विलाई। क्या कहेंगे? विलाई, ठीक है। ये विलाई जो है ना इसके ऊपर क्या होता है जी? इसके अंदर स्पेशल किस्म के एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियल, ठीक है। और उसके अलावा कहता है कि इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जो और उसके अलावा कैपिलरीज उन्हें कहते हैं ये कैपिलरी नेटवर्क है ये वाला पूरे का पूरा। और जो लिम्फेटिक सिस्टम आपने पढ़ा था ना उसमें एक उसकी कैपिलरी होती है यहाँ पे, उसे कहते हैं लैक्टील। क्या कहते हैं? लैक्टील। कहता है जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जिस तरह ग्लूकोज है, ठीक है, उसके अलावा और जो चीज़ें हैं जी अमाइनो एसिड है, ठीक है, और जो विटामिन वगैरह छोटे छोटे हैं वो तो बच्चे खून में डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी ना फैट्स के ड्रॉपलेट की या फैटी एसिड की वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब उनको अब्जॉर्ब करेगी लैक्टील। कौन करेगी? लैक्टील। मतलब जो चीज़ें अब्जॉर्ब ब्लड में नहीं हो रही उसको लैक्टील करेगी और लैक्टील फिर दोबारा उनको क्या कर देगी? ब्लड में क्या करवा देगी? एंटर करवा देगी, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि हमारे पास जो आपकी है ना इलम, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहता है कि इसमें स्फिंक्टर भी होते हैं, ठीक है। हीलो मतलब जिस तरह आपने ये स्फिंक्टर पढ़े थे ना यहाँ पे स्टमक के अंदर कि स्टमक में मतलब एक मरतबा खुराक आ गई तो पाइलोरिक स्फिंक्टर वापस नहीं जाने देता। इसी तरह कार्डिक स्फिंक्टर वापस नहीं जाने देता और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना
एक मरतबा खुराक ड्यूडिनम में आ जाए उसको वापस जाने नहीं देता, ठीक है। इसी तरह बच्चे कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं कि एक मरतबा खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए तो वो भी वापस नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपने बता देना लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो बेसिकली ये समरी है और मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है ताकि आप जो है ना इसको क्या कर लें, अंडरस्टैंड कर लें और आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो क्या हो जाए, बेहतरीन हो जाए, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे पास होती है ना ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको ये देखिए यहाँ पे फर्दर आपको बता रहा है ये वाला ना, ये लीवर है, ठीक है, ये पेंक्रियाज है और ये भी दोनों बड़े अहम हैं। इनका भी रोल किसमें है जी, डाइजेशन के अंदर है इनका रोल, ठीक है। और मैं अगर मुझे मिल जाए ना लार्ज इंटेस्टाइन उसकी भी मैं समरी आपको बता दूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो फर्दर अगर मैं बता दूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, आपके ज़हन में क्या आता है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है कि डायमीटर ज़्यादा होता है, शाबाश। तो लार्ज इंटेस्टाइन को बच्चे हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि इसका जो बच्चे हमारे पास है ना डायमीटर इसका ज़्यादा होता है और इसकी लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये बच्चे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये जो सबसे मोटी है यहाँ से ये वाली, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हमने लार्ज इसलिए कहा कि इसका जो डायामीटर है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। हालांकि जो इसकी लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और उसके अलावा कहता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके फिर पार्ट्स हैं, जिस तरह पहला पार्ट है सीकम, फिर उसके बाद है कोलोन, ठीक है। जो कोलोन ऊपर की तरफ चढ़ रही होगी उसे कहते हैं असेंडिंग, असेंडिंग होता है ऊपर को चढ़ना, ठीक है। और जो कोलोन, ये कोलोन यहाँ से स्टार्ट होती है सीकम के बाद यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक आती है। और जो कोलोन मुतवाज़ी होती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। और जो कोलोन नीचे की तरफ आ रही है उसे कहते हैं डिसेंडिंग, नीचे को आती हुई, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे ना एक सिग्मॉइड, मतलब फिर एंड पे आके इस तरह बनाती है, ये जो क्लोन है ये सिग्मॉइड क्लोन है क्योंकि सिग्मा की मतलब बना देगी ये, ठीक है। तो उसके बाद एंड पे जो पार्ट है वो क्या है, रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, एनस, उसे क्या कहते हैं, एनस, ठीक है। अब कहता है कि हमारे पास ये जो सीकम है ना ये ब्लाइंड ओपनिंग है, सीकम के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स, क्या कहते हैं, सम टाइम जो खाना है ना वो इसमें फंस जाता है जिसकी वजह से अपेंडिक्स क्या हो जाएगी, सूज जाएगी, उसे क्या कहेंगे, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और जब ये सूज जाएगी, फूल जाएगी, फिर इसको क्या करना पड़ता है जी, सर्जरी के ज़रिए रिमूव करवाना पड़ता है। और अगर ये रिमूव भी हो जाए ना तो मरीज़ को या जो जिसने रिमूव किया है ना अपेंडिक्स को उसे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। और फिर कहता है जी हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना इसका काम क्या है, तो कहता है लार्ज इंटेस्टाइन जो है जब इसमें आ जाएगा ना बच्चे जो वेस्ट है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें से बच्चे इसमें बैक्टीरिया भी रहते हैं, वो बैक्टीरिया जो है वो विटामिन के बना के देते हैं, ठीक है। और विटामिन के जो है फिर आगे आपकी ब्लड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके अलावा कहता है कि जो हमारे पास बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ये जो एनस के स्फिंक्टर होंगे ना, ये जो स्फिंक्टर है ना, ये दो तरह के मसल होते हैं इसमें। एक मसल ऐसे होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है, वो वॉलंटरी हैं, एक ऐसे होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो क्या होते हैं, इनवॉलंटरी। बच्चों का इस मसल पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं चलता, जब उनको तलब होती है वो फीसिस पास कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े जो हैं वो इसको कंट्रोल करना सीख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि एक मरतबा जब यहाँ पे वेस्ट आते हैं ना, ठीक है, अगर उनमें से पानी ज़्यादा जज़ब हो जाए सराउंडिंग में, ठीक है, और अगर पानी ज़्यादा जज़ब हो गया तो ये फीसिस क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, और इनको रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, क्या कहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और अगर बच्चे हमारे पास पानी अब्जॉर्ब ना हुआ, पानी ज़्यादा रह गया तो ये फीसिस लूज़ हो जाएंगे, जिससे बच्चे क्या हो जाएगा, डायरिया की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। इसमें लूज़ मोशन लगेंगे, ठीक है। और अगर इसे ट्रीट ना किया गया तो पेशेंट बड़ा वीक हो जाएगा, उसे डिहाइड्रेशन जो है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी जी समरी, और पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो किस तरह काम करता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर में, और आप